आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल में और फेसबुक पेज पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको क्लास 12 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है व्यतिकरण इंटरफेरेंस। आपको बताएंगे कि इंटरफेरेंस क्या होता है। जैसे हम लोग क्लास 10 में या 12 में ही कहें एक यूनिट पढ़े थे किरण प्रकाश की, और कक्षा 10 में भी पढ़े हैं प्रकाश संबंधित। तो वहाँ पे हम लोग परावर्तन अपवर्तन जैसी घटनाएं देखे थे कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर सकता है, और प्रकाश जब किसी की चिकने पृष्ठ पे पड़ता है तो वो परावर्तित हो जाता है। यानी परावर्तन और अपवर्तन की घटना हम लोग देख चुके हैं। लेकिन एक और घटना होता है प्रकाश के साथ जिसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। इसे हम प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन कहते हैं। ऐसे प्रकाश में ही एक घटना होती है जिसका नाम है व्यतिकरण। व्यतिकरण वास्तव में होता क्या है? व्यतिकरण का अगर जो हम डेफिनेशन देखें तो व्यतिकरण यदि किसी एक वर्णी प्रकाश को किन्हीं दो स्थानों से जब उसको गुजारा जाता है तो किसी बिंदु पे देखा जाता है प्रकाश की तीव्रता बहुत अधिकतम होती है और कहीं पे प्रकाश की तीव्रता बहुत क्या होती है, न्यूनतम होती है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। जैसे ये जो अभी हम बता रहे थे, जैसे आप परावर्तन या अपवर्तन की डेफिनेशन याद करते हैं या उसको समझते हैं, एकदम सेम वही डेफिनेशन कह सकते हैं जैसा उसका डिफिनेशन है। इससे उसी तरह से कुछ इसका भी डिफिनेशन आप देख सकते हैं कि इसमें कंडीशन क्या है, इसके कुछ शर्त होते हैं। शर्त क्या होते हैं कि आपका जो प्रकाश स्रोत होना चाहिए वो एक वर्णी होना चाहिए। एक वर्णी प्रकाश स्रोत का मतलब कोई ऐसा प्रकाश स्रोत ना हो जो बहुत ज़्यादा फैलाव हो जिसके पास। एक वर्णी प्रकाश स्रोत होना चाहिए। जब एक वर्णी प्रकाश स्रोत कि डाला जाता है तो क्या होता है, चलिए ठीक है, इसके हम थोड़ा सा बताते हैं इंटरफेरेंस के बारे में। सबसे पहले इसके फिगर को समझते हैं, इसका फिगर क्या होता है। तो इसमें होता क्या है, हम लोग एक लेंगे, ये हमारा है पर्दा, इसको हम बोलते हैं पर्दा या स्क्रीन बोलेंगे। ये पर्दा है और यहाँ पे एक अपारदर्शी कह सकते हैं, एक ऐसा पट्टी लिया जाता है जो प्रकाश डाला जाए तो इस पट्टी को भेद करके उस पार ना जाए। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो छिद्र कर देते हैं, दो छिद्र कर देंगे। ये जो S1 और S2 छिद्र आप देख रहे हैं ये बहुत ही पास होते हैं, इतने निकट होते हैं, इतने निकट होते हैं जिसकी पास होते हैं ये S1 और S2। ठीक है, इसके कुछ कंडीशन भी होते हैं। कंडीशन क्या होते हैं कि जो आप प्रकाश स्रोत लेंगे, जो आप प्रकाश स्रोत लेंगे वो कैसा होना चाहिए, एक वर्णी होना चाहिए। एक वर्णी प्रकाश स्रोत होना चाहिए। एक वर्णी का मतलब आप लोग शायद समझ रहे होंगे, ऐसा प्रकाश स्रोत नहीं लेना है जो चारों तरफ, जैसे हम अपना टार्च कर रहे हैं, टार्च एक वर्णी प्रकाश स्रोत नहीं, लेजर लाइट वगैरह आपको ऐसे, अगर जो आपको व्यतिकरण देखना है तो एक वर्णी प्रकाश स्रोत लेना है जिसमें लेजर लाइट, जैसे आप देखिए उसको यदि आप जलाते हैं तो क्या होता है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत का एग्जाम्पल आप कह सकते हैं लेजर लाइट है। ठीक है, ऐसे मतलब प्रकाश स्रोत लेना है जो एक वर्णी प्रकाश स्रोत हो। तो हम मान लेते हैं एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत, एक वर्णी प्रकाश स्रोत है। और हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत पे हम लोग सीख चुके हैं कि अगर जो कहीं प्रकाश स्रोत चलता है तो उससे जितने भी तरंगाग्रे निकलती हैं या हम जितने भी तरंगाग्र उस यहाँ से निकलेंगी वो चारों तरफ कुछ इस प्रकार से फैलेंगी। अब मान लेते हैं फैलते ही जा रही हैं। ये हमारा जो देख रहे हैं एक वर्णी प्रकाश स्रोत है। सबसे पहले क्या लिए हैं, एक पर्दा ले लिए हैं। पर्दा के बाद हम एक अपारदर्शी पट्टी लिए हैं जिसमें दो छिद्र S1 और S2। S1 और S2 क्यों कहते हैं, क्योंकि इंग्लिश में हम छिद्र को स्लिट बोलते हैं, इसके लिए स्लिट नंबर 1 और स्लिट नंबर 2, यहाँ पे S1 और S2 कहा गया। और हम निकालना चाहते हैं कि मतलब ये जो हमारा P पॉइंट है, मान लेते हैं कि इसके मिड पॉइंट से इस पर्दे का हम मान लेते हैं कि ये O है और ये O डैश है, ये इसका मान लेते हैं पर्दे का अक्ष है। और O बिंदु से X दूरी पे हम निकालना चाह रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो ये पर्दा है, हम यहाँ ये निकालना चाह रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा P पॉइंट है, मान लेते हैं हमारा P पॉइंट है,
हम निकालना चाह रहे हैं कि हमारा जो P पॉइंट ये है, इस P पॉइंट पे यानी O से OP डिस्टेंस पे P पॉइंट पे हमारा जो जैसे हम शुरुआत में आपको बताए थे कि जब किसी एक वर्णी प्रकाश स्रोत को किसी दो स्लिटों द्वारा गुजारा जाता है तो प्रकाश की तीव्रता कहीं अधिकतम होती है, कहीं न्यूनतम होती है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। तो हम देखना चाहते हैं कि ये जो P पॉइंट पे हमारा जो प्रकाश है, क्या यहाँ पे न्यूनतम प्रकाश है या अधिकतम प्रकाश है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके मतलब पर्दे के हम x मान लेते हैं, पर्दे से x दूरी पर कोई बिंदु हम P ले लिए हैं और हम इस P डिस्टेंस पे देखना चाहते हैं कि हमारा कह सकते हैं P डिस्टेंस पे क्या हमको मिलेगा, मतलब वो दीप्त मिलेगा, यानी कि कह सकते हैं प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी तो हम उसको दीप्त बोलते हैं, अगर जो प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है उसको आदीप्त बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे O से x दूरी पर हम यहाँ पे प्रकाश की तीव्रता अधिकतम है कि न्यूनतम है। उसके लिए अभी सबसे पहले हम निकालना पड़ेगा पथांतर क्या होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि पथांतर हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि S1 देख रहे हैं P से अलग डिस्टेंस पे है और S2 कुछ P से अलग डिस्टेंस पे है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, आप P को मिलाएंगे, इस P को हम बढ़ा दे रहे हैं, यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा P पॉइंट है। ठीक है, P को मिला देंगे, S1 से भी मिलाएंगे और S2 से भी मिलाएंगे, S2 से भी मिला दिए। ठीक है, P को S1 से भी मिलाए और P को S2 से भी मिलाए। S2 से भी मिलाए। ये वाला डिस्टेंस मान ले रहे हैं कैपिटल D है। कहने का मतलब ये जो हमारा पट्टी आप लोग देख रहे हैं, ये हम इसको बोलते हैं अपारदर्शी पट्टी। अपारदर्शी पट्टी ऐसी पट्टी होती है जो प्रकाश किसी चीज़ को भेद नहीं सकता। जैसे मान लेते हैं यही है, अब थोड़ा सा ये वाला हम गत्ता ले लेते हैं। देखिए ये गत्ता है, मान लेते हैं अगर जो हम यहाँ पे प्रकाश यहाँ पे आपतित कराएंगे तो प्रकाश इधर नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि अपारदर्शी है। ये जो गत्ता आप देख रहे हैं अपारदर्शी है, लेकिन इसी गत्ते में यदि हम एक छेद कर दें तो यहाँ पे यदि हम प्रकाश स्रोत लगाएंगे तो प्रकाश आसानी से इधर भेद के चला जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें छिद्र है, सभी लोग समझ सकते हैं। तो सेम हेयर ऐसे ही एक जो है अपारदर्शी गत्ता कहें या पट्टी कहें यहाँ पे लगाया जा रहा है। लगाने के बाद अब यहाँ पे लगाया गया तो केवल छिद्र से ही प्रकाश प्रवेश कर सकता है। ठीक है, यानी कि कहीं से और प्रकाश प्रवेश नहीं कर सकता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा पर्दा है। पर्दे पे कहाँ पे दीप्त पट्टी बनेगा, कहाँ पे आदीप्त पट्टी बनेगा, हम इस चीज़ को यहाँ पे देख पाएंगे, पर्दे पे स्क्रीन पे देख पाएंगे। और S1 से P डिस्टेंस पे हम निकालना या S2 से P डिस्टेंस पे निकालना चाहते हैं क्या, वहाँ पे जो हमको मिल रहा है प्रकाश की तीव्रता अधिकतम है कि न्यूनतम है, दीप्त है कि आदीप्त है। ठीक है, अब एक वर्णी प्रकाश स्रोत है। तो अभी देखिए, अभी अब शायद एक एग्जाम्पल, अगर जो क्लास 12 में आप होंगे तो एक यंग दिक् रेखा छिद्र का प्रयोग होता है, उस प्रयोग को किए होंगे तो ये वाला आपको बताया गया होगा किस तरह से क्या बनता है। उसी को बेस करके हम लोग फ्रिंज की चौड़ाई किस प्रकार से निकालेंगे, उससे पहले निकालेंगे कि किस प्रकार हम पथांतर निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बताएंगे पथांतर निकालना। पथांतर निकल जाएगा तो फिर दीप्त फ्रिंज आसानी से निकाल सकते हैं, आदीप्त फ्रिंज भी निकाल सकते हैं। किस प्रकार से, क्योंकि जानते हैं जहाँ पे दीप्त फ्रिंज बनता है यानी कि प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है उसको संपोषी व्यतिकरण कहा जाता है, और जहाँ पे प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है, हम यूँ कहें कि जहाँ पे प्रकाश की तीव्रता शून्य होती है, डार्कनेस होता है, डार्क पॉइंट होता है, उस वहाँ पे क्या कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से अब एक वर्णी प्रकाश है, हम यहाँ से जो है P पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं। सबसे पहले निकालेंगे पथांतर, कि हम देखेंगे कि P पॉइंट पे कितना पथांतर हो रहा है, यानी S1 से P जा रहा है प्रकाश की। ठीक है, S1 से जब P पे जा रहे हैं हम और S2 से P पे जा रहे हैं तो दोनों में क्या डिफरेंसेज हैं, यानी इसको कहा जाता है पथांतर। तो पथांतर निकालने के लिए ये वाला डिस्टेंस बता ही दिए हैं, अपारदर्शी और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस वो मान लेते हैं क्या है, कैपिटल D है। और ये S1 और S2 के बीच का जो डिस्टेंस है इसको मान ले रहे हैं स्मॉल d है।
आपको पहले ही बताए हैं, ये जो S1 और S2 के बीच की दूरी है, इसके कंडीशन में बताया जाता है कि ये बहुत ही अल्प होना चाहिए। वैसे आपको समझाने के लिए थोड़ा सा आपको बड़ा बनाया गया है, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन ये S1 और S2 बहुत ही पास होते हैं, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा आपको समझना है। अब देखिए क्या करेंगे, इस P पॉइंट को, ये मध्य पॉइंट जो आप देख रहे हैं, यहाँ से एक थोड़ा सा आप यहाँ पे इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए यहाँ पे, ठीक है। इसको लाएंगे, इस तरह से मिला देंगे। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि हमको कैपिटल D और X में अगर जो रिलेशन चाहिए तो हम आसानी से इसको बता सकते हैं, अगर इसको हम मान लेते हैं, ठीक है। इसलिए ऐसा किया गया है। अब अगर जो हमको देखिए पथांतर निकालना है कि S1 से P तक जाने में और S2 से P तक जाने में, क्योंकि देखिए दोनों का डिस्टेंस यदि आप देखेंगे तो कुछ अंतर है, पथ देखेंगे तो अंतर, ये आप देख रहे हैं कि S1 से P जाने में कम दूरी है, और जबकि S2 से P तक जाने में अधिक दूरी डिस्टेंस हमको ट्रैवल करना पड़ेगा। अगर दोनों में कुछ डिफरेंसेज हैं तो दोनों में डिफरेंसेज हैं तो क्या डिफरेंसेज हैं, उसी डिफरेंसेज को हम लोग कहते हैं पथांतर। और पथांतर निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, S1 से इस पर, ये जो आप S2P देखते हैं, इस पर हम लोग लंब डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, एक लंब डाल देंगे, इस पे देखिए लंब डाल दिए, और जब इस पे हम लंब डालेंगे तो लंब जिस रेखा पे डाला जाता है वहाँ तो 90 डिग्री का बनेगा, ये तो 90 डिग्री का हो गया। अब इस वाले एंगल को कहा जाता है, हम मान लेते हैं ये वाला मान लेते हैं थीटा है, तो देखो ये वाला तो 90 है और ये वाला थीटा है, ठीक है। ये थीटा है, ये 90 है, तो ये आप कहेंगे 90 माइनस थीटा हो जाएगा, फिलहाल लिखने की जरूरत नहीं है। ये वाला क्या है, 90 माइनस थीटा। अब इस वाले जहाँ हम लंब डाल रहे हैं तो इसको मान ले रहे हैं कैपिटल A, ठीक है। इतना बात सभी लोगों को समझ में आ गया। देखिए इस पे S2 से S1 से S2P पे हम क्या कहें, लंब डाल दिए हैं, और जब लंब डालेंगे तो जिस रेखा पे लंब डाला जाता है उस रेखा पे 90 का कोण बनाएगा, इधर भी 90 बनाएगा, इधर भी 90 बनाएगा। तो ये 90 है, हम इसको मान लिए हैं कि ये वाला जो एंगल है वो थीटा है। अब ये देखिए S1P AP, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये कह सकते हैं डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस है, लेकिन अंतर कितना है S1P और S2P में, तो S2P हमारा क्या है, S2P हमारा पथांतर होगा। S2P हमारा जो है वो क्या होगा, S2A, P नहीं कहेंगे, S2A हमारा, ये हमारा पथांतर है, पथांतर। यही हम निकालना चाह रहे हैं कि पथांतर हमारा S2A कितना है। तो सबसे पहले इसको बड़ा ही आसान तरीके से आपको बता दे रहे हैं। इसमें यदि हम ये वाला कोण लेते हैं तो ठीक, अब सभी लोग समझ रहे हैं, 90 के ठीक सामने वाला तो हाइपोटेनियस होता है, कर्ण होता है, वो बदलेगा नहीं। थीटा के ठीक सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, और ये हमारा क्या है, आधार है। तो हम अगर S2A निकालना चाहते हैं, यदि हम इस त्रिभुज में S1 S2A में, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, त्रिभुज S1 S2A में अगर जो साइन थीटा लेते हैं, साइन थीटा ले लें, तो होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब आपका क्या है, S2A, कर्ण कितना है आपका, S1 बाई S2, तो S2A बराबर में हो जाएगा साइन थीटा इंटू में S1 S2। तो देखो S2A बराबर में साइन थीटा, S1 S2 का जो वैल्यू है हम सबसे पहले इधर लिख ले रहे हैं, इसका वैल्यू है कितना, स्मॉल d है, और साइन थीटा, यानी S2A बराबर में d साइन थीटा आया। अब अगर जो हम कहें कि ये थीटा जो एंगल है बहुत ही क्या है, थीटा एंगल क्या है, बहुत ही छोटा है। अगर थीटा एंगल बहुत ही छोटा हो जाएगा तब ऐसी स्थिति में जो हमारा साइन थीटा होगा, साइन थीटा ये थीटा के बराबर हो जाएगा, तो हमारा S2A बराबर में आ जाएगा d थीटा। इसको समीकरण नंबर 1 बोल दे रहे हैं। इतना संभवतः सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ये वाला जो आप समझ रहे हैं, ये छोटा सा एक त्रिभुज बना हुआ, इसके बारे में थोड़ा समझा रहे हैं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं,
ये S1 S2 हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ये बहुत ही अति निकट होते हैं, बहुत ही कम दूरी पे होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा पास ये आपको दूर दूर इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि आपको समझाने के लिए, त्रिभुज अगर ये बहुत ही छोटा बन जाएगा तो फिर आपको समझा नहीं मिलेगा, इसके लिए थोड़ा सा इसको दूर दूर बनाया गया, लेकिन ये बहुत ही निकट होते हैं। जब ये बहुत ही निकट होते हैं और इन दोनों की अपेक्षा में जो हमारा P डिस्टेंस है बहुत ही दूर है, तो ऐसी स्थिति में जब इस S2P पे लंब हम डालेंगे तो ये हमारा O' पे भी लंब का काम करेगा। कहें तो ये वाला हमारा भी क्या होगा, लंब ही होगा, यानी ये भी 90 का कोण बनाएगा और इधर भी 90 का कोण बनाएगा। जैसे इस पे लंब पड़ा था तो इस पे भी लंब पड़ जाएगा। अब देखो ये कोण कितना है, ये कोण हमारा कितना हो गया 90। जैसे इस पे हम कहें 90 तो ये भी हमारा 90, इस पे भी लंब है तो इस पे भी लंब है तो ये भी 90, ये थीटा, ये कितना कोण हो जाएगा हमारा, जैसे हमारा कितना कोण हुआ था 90 माइनस में थीटा, तो ये भी 90 माइनस में थीटा कितना हो जाएगा, ये वाला कोण अगर जो हम देखें, ये वाला कोण, इस कोण की बात करें तो ये 90 माइनस में थीटा। अब देखो अगर जो ये टोटल कोण हम बात करें, इसको भूल जाइए थोड़े समय के लिए, ये तो ये 90 माइनस थीटा इतना, देखिए ये हम अगर नाम से बोलें तो S1O और यहाँ पे एक नाम दे दें हम, यहाँ पे नाम दे देते हैं N, S1ON, इसको देखें तो ये 90 माइनस थीटा है। अगर जो ये 90 माइनस थीटा है तो ये टोटल कितना कोण बनाएगा, यहाँ ये वाला देखिए तो आप कहेंगे 90 बनाएगा। अब ये अगर जो 90 माइनस थीटा है तो क्या ये थीटा नहीं होगा, ये वाला एंगल थीटा होगा। ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं, अब किस एंगल की बात कर रहे हैं, O'PO, देखिए O'PO ये वाला एंगल देखो, या फिर इस तरह से कहें PO'O, ये वाला एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। अगर जो ये एंगल थीटा है तो हम tan थीटा लेंगे। अगर जो देखिए अगर जो हम tan थीटा लें किस त्रिभुज में, जैसे कि हम आपको कह रहे थे त्रिभुज O'OP में, ये समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा O'OP में, अगर जो हम यहाँ tan थीटा लेते हैं, tan थीटा, अगर हम tan थीटा ले लें तो हमको x और d, कैपिटल जो d है, इनमें हमको रिलेशन मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा रिलेशन, ये होगा लंब, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार, तो ये थीटा हमारा है तो लंब हमारा x हो जाएगा और आधार कितना होगा, कैपिटल D, ये वाला हमारा कितना है, d है, तो कैपिटल D हो गया। अब यहाँ पे भी आप लिखेंगे थीटा बहुत छोटा है। अगर थीटा बहुत छोटा होगा तो ये tan थीटा बराबर में थीटा मिलेगा, तो यहाँ से थीटा बराबर में हो जाएगा x बाई कैपिटल D। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में यदि हम थीटा का वैल्यू रख दें, समीकरण 1 में थीटा का वैल्यू रखें, थीटा का मान रखने पर अगर जो रखें तो S2A बराबर में ये कितना हो जाएगा, AX स्मॉल d अपान में कैपिटल D, यानी हमारा जो पथांतर है वो कितना आया, हमारा जो पथांतर है ये आया, ठीक, देखिए हमारा जो पथांतर है वो है S2A स्मॉल x बाई में कैपिटल D, ये हमारा पथांतर आ गया। ये जो हमारा पथांतर है ये मानक सूत्र है पथांतर का, ये दीप्त के लिए भी काम करेगा और आदित्य के लिए भी काम करेगा। दीप्त के लिए यहाँ से पथांतर निकलने के बाद आप दीप्त और आदित्य बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। संभवतः सभी लोगों को समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हम पथांतर निकालते हैं, ठीक है। अब पथांतर निकालते हैं तो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई और आदित्य फ्रिंज की चौड़ाई आप आसानी से निकाल सकते हैं। फिलहाल जो दीप्त आदित्य फ्रिंज आता है पथांतर है, पथांतर बराबर में क्या है, x d बाई में कैपिटल D, ये हमारा पथांतर है। पथांतर के बाद बड़ा ही आसान होता है, आप इसको समझ, पथांतर निकल गया कहने का मतलब ये डेरिवेशन लगभग कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप सभी लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।